चलिए, ये आप देख सकते हो। तो जैसा मैंने आपसे बताया, लगभग ये इलाका है लगभग विजयनगर साम्राज्य का, और लगभग ये इलाका है बहमनी, एक इसी के कंटेम्प्ररी एक स्टेट हुआ है ये विजयनगर, ठीक है, ये बहमनी, ये दो इसी के कंटेम्प्ररी हुआ है, दोनों एक दूसरे कंटेम्प्ररी हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं आप विजयनगर एम्पायर, देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के एकदम ये जो पूरा इलाका है यहाँ तक, ये जो तुंगभद्रा दोआब यहीं पे नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ पर विजयनगर है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ बहमनी सल्तनत, यानी उसके ऊपर में लगभग इतना एरिया ये बहमनी सल्तनत का एरिया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये सब थोड़ा सा मैप का भी नॉलेज हो ना, तो थोड़ा सा हम ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये पूरा इलाका है बहमनी, सॉरी विजयनगर, ये इससे नीचे तक का जो है विजयनगर है, और इसके ऊपर तक का ये देख सकते हैं आप, ये है आपका बहमनी, है ना। और बहमनी में भी अगर आप कहें तो देखिए अलग अलग क्या है, अलग अलग, जैसे यहाँ पे अहमदनगर है, यहाँ पे बीदर है, यहाँ पे गुलबर्गा है, बीजापुर है, उसके अलावा गोलकुंडा है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ये देख सकते हैं यहाँ देवगिरी और दौलताबाद, जो मैंने बताया था आपको, इसकी कहानी हमने बताया था आपको कि यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसने 2 बार देवगिरी पर अपना अभियान किया था। तो ये सारी बातें आपसे मेरी हो चुकी हैं। चलिए आइए, ये देख सकते हैं हम जो पढ़ रहे थे, हमने आपको बताया था कि टोटल 4 डायनास्टी आपको मिलेगा, ठीक है ना। संगम, उसके बाद सुलू, उसके बाद तुलु, और उसके बाद अराबिडू, है ना। ये 4 आपको मिलेगा विजयनगर में, जिसमें से संगम, हरिहर और बुक्का, है ना। तुलु डायनेस्टी मैंने आपको बताया था कि एक, इसे हम पढ़ चुके हैं कि कृष्णदेव राय हैं इस संभवतः, और प्रोबेबली ये जो पूरा विजयनगर साम्राज्य है इसके सबसे प्रतापी और सबसे महानतम राजा में से एक है। इनका टाइमिंग 1509 से लेकर के 1529 है। इनके बाद देखिए क्या होता है, कल हमने भी कृष्णदेव राय कल हम देख लिए थे, हमने आपको बताया था कि कृष्णदेव राय के यहाँ एक अष्टदिग्गज है, याद है, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज ये क्या है, तो ये तेलुगु साहित्यकार हैं 8 के 8। हमने ये भी देखा, देखिए अकबर के टाइम में आपको दिखाई देगा नवरत्न रहेगा, उधर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय कह रहे हैं वहाँ पे आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से कई लोग हैं, है ना, जो नवरत्न, वहाँ पे 9 यहाँ अष्टदिग्गज है। तो कृष्णदेव राय के बाद एक अच्युत देव राय का शासन आता है, जो 1529 से 1542 तक शासन में रहते हैं। इसके बाद इनका एक, एक्चुअली इनके मरने के बाद मतलब एक तरीके से मान के चलिए अंदर ही अंदर ये कलह की स्थिति बन जाती है कि कौन राजा बनेगा कौन नहीं। तो इनका एक बेटा है सदाशिव राय, जो कि माइनर सन है, आप देख सकते हो, माइनर सन मतलब कम उम्र, अभी कम ही उम्र में बच्चा है एक तरीके से, और वो 1542 से लेकर के 1570 तक रहता है। हालांकि वास्तविक शासक कौन है, तो आलिया रामा राय, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। और इस बीच ये जो 1542 से 1570 देख रहे हैं, इस बीच एक ईयर है 1565, और इस 1565 में जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हाटी का लड़ाई इसको कहते हैं, बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ, विजयनगर वर्सेस डेक्कनी सल्तनत। विजयनगर वर्सेस डेक्कनी सल्तनत कहने का मतलब ये डेक्कनी सल्तनत या दक्कन सल्तनत कौन है, तो इसके ऊपर में जो भी आपने देखा था, मतलब विजयनगर के ऊपर में कौन सा स्टेट, तो आपका बहमनी स्टेट, वो बहमनी स्टेट वास्तव में ये जो कृष्णदेव राय हैं इनके द्वारा उस बहमनी स्टेट को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। तो 5 अलग अलग सल्तनत के रूप में ये उभर करके सामने आते हैं, और 5 में से देखिए यहाँ पे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ने क्या किया, एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बना लिया, एक संघ बना लिया, और यही संघ विजयनगर के साथ इस लड़ाई में लड़ता है।
जब ये संघ देख लिया कि विजयनगर अब मोटा मोटी क्या हो गया, कमजोर हो चुका है, इस साम्राज्य के जो सबसे प्रतापी सबसे मजबूत राजा हैं कृष्णदेवराय अब नहीं रहे, तो इन्होंने क्या कर दिया बैटल में हिस्सा ले लिए और एक तरीके से विजयनगर साम्राज्य का पतन इस युद्ध के बाद माना जाता है। इसके बाद देख सकते हैं थोड़ा सा इसी का जो कंटेम्प्ररी है बहमनी किंगडम, उस पर आइए ज़रा विचार कर ले। ये विजयनगर का समकालीन है। 1347 में एक हसन गंगू नामक व्यक्ति है, इन्होंने उपाधि लिया है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का, और इन्होंने ही स्थापित किया था, यानी बहमनी किंगडम को का जो फाउंडर है वो हसन गंगू है। और इसके एक बड़े ही प्रतापी राजा रहे हैं महमूद गवाह। ये महमूद गवाह एक ईरानी व्यापारी था, शुरू में ईरान से एक व्यापार करने आया था, हालांकि सैन्य प्रमुख और प्रधानमंत्री के पद पर भी लंबे समय पर रहा। इन्होंने क्या किया, ईरानी विद्वान यानी अपने ही यहाँ के कुछ विद्वानों को अपने यहाँ प्रश्रय दिया और अपने ही दरबारियों द्वारा अंत में मारा गया था। ठीक है, इसलिए मारा गया था कि मान लीजिए एक ईरान का व्यापारी आकर के यहाँ हेड हो जाएगा, ये यहाँ के लोगों को पसंद नहीं होगा। इनके अपने ही जो नोबल्स हैं, जो दरबारी हैं, इन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा कि यार कोई बाहर का आदमी आकर के हमारे यहाँ ऐसा कर रहा है, हम क्या करेंगे। इन्हें ये मार दिए गए और 1518 में, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक युद्ध हुआ दीवानी का युद्ध। और इस युद्ध में, यह युद्ध एक्चुअली कृष्णदेव राय लड़ते हैं, ठीक है ना, कृष्णदेव राय लड़ते हैं। और इसी युद्ध में बहमनी स्टेट जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, बिखर गया, टूट गया। और टूटने के बाद जो उन 5 भाग में एक्चुअली टूटा, और उनमें से 4 ने क्या कर दिया, मिल करके आगे चल करके आपका विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ बन्नी हाटी या तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी के युद्ध में लड़ाई लड़ते हैं। करेक्ट, तो याद रखिएगा। अब जरा देख लीजिए ये बहमनी राज्य का जो विघटन हुआ है कौन कौन है, देखिए, एक है अहमदनगर, एक है बीजापुर, एक है गोलकुंडा, एक है बरार और एक है बीदर। ठीक है, ये 4 है। अगर आप मैप में देखना चाहो, मैं जरा सा आपको मैप में दिखाना चाहूंगा, तो अगर आप मैप में देखना चाहो, देखिए, ये हुआ बीजापुर, ये हुआ बीदर, ये हुआ अहमदनगर, ये 3 स्टेट, ये हुआ गोलकुंडा और ये हुआ आपका एक और कौन रह गया, बरार ना, बरार इधर ऊपर में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सब अलग अलग स्टेट बन गए। दक्कनी सल्तनत इन्हें बाद में कहा गया है ना, अलग अलग, और इनमें से ये लोग मिल करके लड़े थे। ठीक है, चलिए, ये 5 भाग में बांट दिया गया। और कब बटा, तो वही दीवानी की लड़ाई में, है ना, बैटल ऑफ दीवानी, जिसमें इनके ओपोनेंट कौन थे, कृष्णदेव राय। अहमदनगर में एक निजाम शाही वंश का शासन हुआ, बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बरार में इमाद शाही और बीदर में बरीद शाही। देखिए, निजाम शाही इसके संस्थापक हुए अहमद बहरी, बाद में शाहजहां मुगल शासक, हम बाद में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या कर दिया, अहमदनगर को अपने कैप्चर में ले लिया। बीजापुर, इसमें आदिल शाही में यूसुफ आदिल शाह के द्वारा इसकी स्थापना हुई है, औरंगजेब ने इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह के द्वारा कुतुब शाही वंश की स्थापना, औरंगजेब ने इसको भी क्या कर दिया, कॉन्कोर कर दिया। बरार, इमाद शाही फतुल्लाह खान के द्वारा स्थापित, और जो ये जो निजाम शाही हैं, ये अहमदनगर वाले, इन्होंने इसको जीत लिया था। और बीदर अली बरीद नामक व्यक्ति के द्वारा स्थापित हुआ, और बाद में इनको आदिल शाह, ये बीजापुर वाले, इन लोगों ने इनको जीत लिया। मोटा मोटी मान के चलिए, आपको क्या याद रखना है कि 5, पूरा जो बहमनी स्टेट था वो 5 अलग अलग सल्तनत में बट गया, 5 में अलग अलग वंशों की स्थापना हुई। ठीक है ना, और बाद में जाकर के मुगल काल में औरंगजेब शाहजहां के द्वारा इनको फिर से मुगल शासन का हिस्सा बना लिया जाता है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है, क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है, एक तो पूछ देगा कि किस कहाँ पर कौन से वंश का शासन था, एक तो ये किसकी स्थापना किसने किया था, वो इस तरीके से, या कई बार मैच करने, मिलान करने के लिए एक तरफ दे देगा अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, दूसरी तरफ दे देगा इनके जो जिन वंशों का शासन है उनका नाम,
तो मैच करने के लिए दे सकता। तो बहमनी राज्य, अब देखिए कहानी आपको पूरा याद रखना है। हम ये बता रहे हैं आपको कि पहले पहले क्या होता है कि हम मतलब ये बहमनी स्टेट, पहले पहले क्या होता है कि जो विजयनगर स्टेट है वो विजयनगर स्टेट बहमनी के स्टेट के कंटेम्प्रेरी था। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। विजयनगर का कृष्णदेव राय ने दीवानी की लड़ाई में बहमनी स्टेट को तोड़ दिया, 5 भाग में ये बट गया। बाद में यही इन्हीं जो छोटे छोटे स्टेट में जो सल्तनत में बटे, ये लोग मिल करके 1565 में राक्षस तंगड़ी की लड़ाई में विजयनगर के साथ ये लोग लड़ाई लड़ते हैं और विजयनगर का भी पतन वहीं से मोटा मोटी सुनिश्चित हो जाता है। ये सारी बातें आपने देखा। अब ये जो कहानी आगे बढ़ेगी मुगल डायनास्टी के बारे में, मुगल साम्राज्य, मुगल वंश के बारे में बात होगी। ठीक है, जब आप मुगल वंश की बात करते हो तो सबसे पहले आता है बाबर। देख सकते हैं बाबर आता है। 1526 एक लड़ाई ये लड़ता है। 1526 में कौन सी लड़ाई? तो बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ ये लड़ते हैं। लोदी राजवंश, दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश के इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये लड़ाई होती है, बैटल ऑफ पानीपत। इसमें बाबर जो है वो जीत जाते हैं। ठीक है, बाबर जीत जाते हैं और बाबर के जीतने के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। मुगल कौन है? इसके पहले याद होगा आपने मंगोल देखा था। क्या जी? आप मंगोल देख चुके हैं इसके पहले। यही मंगोल बाद में मोगुल हुआ और यही बाद में मुगल हो गया। इसका मतलब ये मंगोल में अपने दो शासक को देखा था, एक चंगेज खान, और मैंने आपको बताया था ये वही चंगेज खान है जिसको इल्तुतमिश ने भारत आने से रोक दिया था। अपनी डिप्लोमेटिक विजन को दिखाते हुए इन्होंने क्या कर दिया था, ये जिसको खदेड़ रहे थे उसको इन्होंने शरण नहीं दिया अपने यहाँ, इल्तुतमिश ने। नतीजा चंगेज खान नहीं आया इंडिया। इस चंगेज खान के बाद आपको नजर आएगा मंगोलों में तैमूर नजर आएगा। और तैमूर के बारे में मैंने आपसे बताया था कि ये 1398 में जबरदस्त तरीके से 5-7 दिन के लिए आता है और जबरदस्त तरीके से लूट मार मचा करके यहाँ से चला जाता है। इन्हीं के वंशज हैं बाबर या पूरे मुगल। और यही बाबर जो है को लगता है कि जब हमारे बाप दादा ऐसे रहे तो हम किसी से कम नहीं। ठीक है ना। तो बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में ये लड़ाई इनकी होती है। और देखिए क्या है, इसके बाद इनका बेटा आया है हुमायूं 1530 से 40 के बीच, और फिर 1555 से 56 के बीच एक बार आता है। और ये जो बीच में 40 से जो 55 की कहानी है, इसमें सूरी राजवंश यानी एक तरीके से शेर शाह सूरी यहाँ पे एंटर करते हैं। ये अफगान मूल के हैं, अफगान रेस के हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इस बीच अफगानी शासन आपको नजर आएगा। उसके बाद आपको हुमायूं का बेटा है हमीदा बेगम, इनकी एक पत्नी है। एक बेटा पैदा हुआ अकबर। ही वॉज अ वेरी, आप सुने होंगे कि बहुत नामी, बहुत शोहरत था इनका। अपने ये लंबा समय तक शासन करते हैं 1556 से 1605। अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर का बेटा शाहजहां 1628 से 58 और शाहजहां के बाद औरंगजेब। मोटा मोटी जो महत्वपूर्ण अगर राजाओं की बात करें तो ये क्रम है: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। याद रखिएगा, सबसे पहले बाबर, सबसे नीचे औरंगजेब। ठीक है, तो याद रखना है। इन कहानी को आपको अब धीरे धीरे में देखिए। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले आप यूं समझिए, मैं मैप के जरिए आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आए थे बाबर की, जब मतलब बाबर जब यहाँ पे अपना अटैक करने वाला था, उस वक्त इंडिया की स्थिति क्या थी।
उस वक्त भारत देखिए ये है, यहां है काबुल, पहले से बाबर यहां है, ठीक है। ठीक है, आइए देखिए क्या होता है। यह है पंजाब, यहाँ राजपूतान है, यहाँ राणा सांगा है मेवाड़ का, ये गुजरात स्टेट है, ये सिंध है, काबुल यहाँ है, यहाँ से आ रहा है, ठीक ना। यहाँ से कौन आ रहा है, देख रहे हैं ना, दिखा रहा है आपको, आगरा। आगरा राजधानी होती है मुगल काल में, तो यहाँ से आते हैं कौन, बाबर। फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ सियालकोट है, फिर आपका गोंडवाना, यहाँ पे मालवा है, यहाँ पे बरार है, अहमदनगर है, बीदर है, गोलकुंडा है, बीजापुर है, विजयनगर है। कुल मिलाकर के कहने का जो मेरा मतलब ये है कि जिस टाइम बाबर आ रहे थे, जब बाबर का आगमन हुआ है, जब बाबर का आगमन हुआ है, यानी ये लगभग मान के चलिए 1526। बाबर कई बार पहले भी प्रयास कर चुके थे भारत पर अटैक करने का, मोटा मोटी 1519 से ही ये इस प्रयास में लगे हुए थे। और इस वक्त तक बाबर क्यों ऐसा चाह रहा है कि नंबर 1 कि भारत जो है, दिल्ली सल्तनत जो यहाँ पर था वो डिसइंटीग्रेशन के दौर से गुजर रहा है, यानी ये टूटने के दौर से गुजर रहा है। और आप देख सकते हैं कितने स्टेट, यहाँ देखिए खानवा है। तो कुल मिलाकर के ये पता चल रहा है कि इंडिया, एक तो देखिए क्या क्या पॉइंट है, एक तो बाबर को दिक्कत आ रही है अपने यहाँ, अपने आ रहा है मतलब ऊपर जा रहा है तो दिक्कत, नीचे जा रहा है तो दिक्कत। तो मतलब अगर आप देखोगे तो बाबर को अब मध्य एशिया में सही जगह मिल ही नहीं पा रहा है। दूसरी बड़ी बात, ये भारत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि भारत बहुत रिच कंट्री है। तीसरी बड़ी बात कि स्वयं जहां पे ये हैं काबुल या मध्य एशिया के सामने, यहाँ पर संसाधनों का बहुतायत नहीं है बल्कि अभाव ही है। तो ये चाहते हैं कि हम भारत पर चढ़ाई करें। और इसी बीच ये जो आपका इब्राहिम लोदी है, यानी लोदी वंश के जो अंतिम शासक हैं, इनके एक सिपा सलार, एक मंत्री रहे हैं दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी को उन्होंने एक बार बेइज्जत कर दिया, तो दौलत खान लोदी ईगो में लेकर के क्या कर देते हैं, वो भी बाबर को कॉल करते हैं कि तुम आओ, तुम भी तुम्हारे साथ हैं। समझ में आई मेरी बात। तो ऐसी स्थिति बन गई। अब देखिए कहानी को आगे बढ़ाता हूं। अब इस स्थिति में क्या हुआ है कि इस स्थिति में क्या होता है कि अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। किसके किसके बीच, तो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच। लड़ाई में बाबर भाई साहब का क्या होता है, तो जीत तो गया। यहां पे एक सवाल ये बन सकता है कि बाबर के जीतने के कारण क्या थे और इस जीत की प्रासंगिकता क्या है। हालांकि ये सब मुख्य परीक्षा के तौर पर पूछा जाता है। बाबर के जीतने के कारण पर अगर आप विचार करो तो नंबर 1, भले ही सेना इब्राहिम लोदी की तुलना में इनकी कम थी, ये बेहतर और कुशल युद्ध नीति थी इनकी, है ना, जिसको आप तुलगामा युद्ध नीति कहते हो। इन्होंने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें हैं, है ना, इन्हें मदद भी मिला है। तो यानी टेक्नोलॉजी अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जिसकी वजह से ये तो जीत गए। प्रासंगिकता क्या है, तो प्रासंगिकता यह है कि मुगलों को स्थापित कर दिया करके, और अब मुगलों के जो भी चेंजेस लाएंगे, मुगलों के जो भी इम्पैक्ट होंगे, ये सब के सब इसकी प्रासंगिकता में जोड़ दीजिए। नॉर्मली साधारणतः ये सब मुख्य परीक्षा का हिस्सा है, अभी इस पर चर्चा न करूंगा। चलिए आगे बाबर के बारे में बात करते हैं। देखिए बाबर 1526 से लेकर के 1530 यानी 5 वर्ष तक रहता है, लेकिन इसके साथ एक दुर्भाग्य क्या है कि ये 4 लड़ाइयों में हमेशा व्यस्त रहा। 4 लड़ाई, और इनके 4 लड़ाई को याद रखिएगा। एक ट्रिक मैं बता देता हूं
एक ट्रिक हम लोग याद किए थे, पा खे च घा। पा फॉर पानीपत, खे फॉर खानवा, च फॉर चंदेरी और घा फॉर घाघरा। तो पानीपत की लड़ाई लड़ा 1526 में, खानवा 1527 में, चंदेरी 1528 में और घाघरा 1529 में। तो एक क्रम है पाखे चघा, ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा, पाखे चघा। तो पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई। और इन सब में एक और कॉमन बात यह है कि सबके सब बाबर ही जीतता है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल और 4 लड़ाई लड़ रहा है, सोचिए जरा, ठीक है, समझे कि नहीं? देखिए क्या होता है, विद्रोहों का दौर देखिए क्या होता है। 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई का कॉन्सेप्ट समझिए। ये मेवाड़ में एक शासक है, यानी मेवाड़ मतलब समझ लीजिए राजस्थान। तो राजस्थान में एक शासक है राणा सांगा। राणा सांगा को लगता है कि अब तो बाबर, चूंकि 1526 में इसने जीता है इब्राहिम लोदी को, तो राणा सांगा को लगता है अब बाबर जो है वो हमारी ओर भी बढ़ेगा, तो इससे पहले हमारी ओर बढ़े, हम इसको क्या कर दें, यहां से हमेशा हमेशा के लिए हटा दें। इस सोच को लेकर के राणा सांगा खानवा की लड़ाई में एंटर कर जाता है। राणा सांगा की सेना भी बहुत बड़ी थी, बहुत मजबूत थी। कई और रीजनल जो शासक है वो साथ ले लिए थे उस दौर में उन्होंने। मतलब मिला जुला करके स्थिति ये थी कि जो बाबर की सेना थी, जो सैनिक थे, वो डर रहे थे कि अब तो हमारा काम खत्म। ऐसे दिमाग में उनके सोच आ गई थी। बाबर ने कहा ऐसे कैसे खत्म भाई, मैं हूं ना तुम्हारा लीडर। और बाबर ने बुद्धि चला, वो देखा, वो उनको लगा कि अब सेना पर मोटिवेशन देना होगा। और देखिए रिलीजियस मोटिवेशन से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं होता। इसी लड़ाई में पहली बार जिहाद शब्द का जिक्र किया गया बाबर के द्वारा और गाजी की संकल्पना का उपयोग किया गया। कहा गया कि हम हार ही नहीं सकते, हम यदि मारे जाते हैं तो हम जिहादी कहे जाएंगे, जन्नत मिलेगा। अगर मारे जाते हैं तो हम गाजी कहे जाएंगे। तो अगर हम अपने रिलीजन के लिए, अपने धर्म के लिए अगर जान भी दे देते हैं तो ये हमारे लिए फक्र की बात होगी। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जिहाद और गाजी की संकल्पना का उपयोग करके एक रिलीजियस मोटिवेशन दिया अपने सैनिकों में। नतीजा ये हुआ, देखिए युद्ध नीति तो इनको पहले से ही बेहतर थी, टेक्नोलॉजी वाइज वो बेहतर थे। नतीजा ये हुआ कि 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को मात दे दिया, राणा सांगा को मात दे दिया, याद रखिएगा। इसी प्रकार अब 1528 चैन नहीं था, 1528 में चंदेरी की लड़ाई होती है। चंदेरी की लड़ाई की बात, ये मालवा में भी एक स्टेट हुआ करता था, मेदिनी राय थे। तो मालवा के शासक मेदिनी राय के साथ जो लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई हुई, इसमें भी राणा सांगा आ गए साथ में, बोले यार तुमको हम साथ देंगे। हालांकि ये खुद स्वयं हारे हुए थे। यहाँ भी बाबर क्या होता है, जीत जाता है। और 1529 में घाघरा की जो लड़ाई हुई, घाघरा बिहार में, तो बिहार से भी एक जो लोधी वंश अभी रह गया था उसका अवशेष, महमूद लोधी, ये बिहार से, इन्होंने फिर चैलेंज किया। तो महमूद लोधी के साथ घाघरा की लड़ाई लड़ाए और ये भी जीत गए। तो कुल मिलाकर के 4 लड़ाइयाँ, पहली बार पानीपत प्रथम जो इब्राहिम लोधी के साथ लड़े, दूसरी बात जो 1526 में हुआ, 27 में खानवा की लड़ाई जो कि राणा सांगा के साथ हुआ, 28 में चंदेरी की लड़ाई जो कि मेदिनी राय के साथ हुआ, एंड 1529 में घाघरा की लड़ाई जो कि महमूद लोधी के साथ हुआ। 4 का चारों लड़ाई 26, 27, 28, 29, ठीक है। पा खे चघा, पा से पानीपत, खे से खानवा, च से चंदेरी और घा से घाघरा। ऐसा एक ट्रिक हमने अपने टाइम में बनाया था, अभी मुझे याद आ गया इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूं। इस तरीके से बाबर के ये चारों लड़ाइयों का जिक्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, 1530 में ही ये बेचारा मर जाता है, 46 को। इनको टेंशन होता है, इसका जो बेटा है ना हुमायूं,
वो इसके अनुकूल नहीं निकलता है। तो जब कोई किसी इंसान का जब बेटा उसी के अनुकूल नहीं हो ना, तो दुख होता है, तकलीफ होता है, और यही तकलीफ इनको भी हुआ है। आगरा में इनकी मृत्यु हो गई। जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा वो ये रहा कि इन्होंने पहली बार, अब देखिए अशोक के बाद अफगानिस्तान को भारत के साथ अगर इंटीग्रेट करने का किसी ने काम किया है, देन दैट लीडर वाज द बाबर ओनली, है ना। अशोक के बाद, अगर अशोक मौर्य वंश का, अशोक के बाद अगर अफगानिस्तान को भारत के साथ किसी ने इंटीग्रेट करने का काम किया तो बाबर, इन्हीं ने किया। बाबर स्वयं एक सुन्नी मुसलमान थे। नक्शबंदी एक सिलसिला है, यानी एक तरीके से ये एक सूफी सिलसिला है, हालांकि सूफी में भी इसमें थोड़ी सी कट्टरवाद है, सूफी, है ना। तो नक्शबंदी सिलसिला को का ये फॉलोअर था, है ना। 4 बाग निर्माण का श्रेय इन्हीं जाता है। 4 बाग मतलब अगर मान लीजिए ये बाग है, इसके 4 भागों में बांट दीजिए, बीच बीच में पानी का बहाव है, ये 1 बाग, 2 भाग, 3 बाग, 4 बाग, तो इसको 4 बाग कहते हैं। तो 4 बाग का जो स्ट्रक्चर है इसके शुरू करने वाले बाबर ही हैं। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है बाबरनामा या तुजू के बाबरी, है ना, खुद लिखा है, तो याद रखिएगा बाबर ने एक किताब भी लिखी, बाबरनामा तुजू के बाबरी। इसी में इन्होंने कृष्णदेवराय वगैरह इन सब राजाओं का नाम दर्ज किया है, नाम बताया है, ठीक है। बाबर का बेटा आता है 1530 में हुमायूं आते हैं। तो 30 से 56 मैंने आपको बताया, देखिए 3 टर्म में इसको बांट दिया, 1530 से 40, 40 से 55 अफगान यानी शेरशाह का टाइम है ये, ठीक है, इस पर अलग से चर्चा करूंगा। और फिर 55 से 56 1 साल के लिए आता है। हुमायूं नामा एक बुक है, जैसे बाबर नामा उन्होंने स्वयं लिखा था, लेकिन हुमायूं नामा गुलबदन बानो बेगम इनकी सिस्टर है, हुमायूं की सिस्टर हैं गुलबदन बानो बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। प्रश्न बन सकता है बाबर नामा स्वयं बाबर ने लिखा, हुमायूं नामा गुलबदन बानो बेगम ने लिखा, जो इनकी बहन है। अब आइए देखिए 1530 से 40 के बीच में देखिए क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले ये अफगान संघर्ष में लिप्त रहा। मतलब क्या हुआ कि अफगान मतलब क्या है, देखिए शेर शाह एक अफगानी है, तो शेर शाह इनके नाक में दम किए रहते हैं थ्रू आउट, है ना। बाद में देख भी रहे हैं कि 15 साल के लिए शेर शाह ने सत्ता भी ले लिया और अफगान वंश स्थापित हो जाता है मुगल साम्राज्य में। तो कुल मिलाकर के इसमें लिप्त रहा। इनको एक बड़ी समस्या ये आई हुमायूं को कि ये अपने भाइयों के विद्रोह से भी त्रस्त रहे, और इनके 3 अलग अलग भाई हैं, एक मिर्जा अस्करी, एक हिंदाल और एक कामरान। मिर्जा अस्करी संभल यानी राजस्थान के एरिया में थे, हिंदाल अलवर ये भी राजस्थान, और कामरान जो पश्चिमोत्तर भारत यानी खास करके आप मान के चलिए कि पश्चिम उत्तर का जो भारत है ना, वहां पर इनको आपको नजर आएंगे। और पश्चिम उत्तर भारत में बात करें तो काबुल, है ना, काबुल में कामरान नजर आएंगे। अपने भाइयों से विद्रोह हो रहा है। इनको लगता है, देखिए हुआ क्या कि जब बाबर मर गया तो उनके तमाम साम्राज्य को 4 भाग में 4 बच्चे में बांट दिया गया, लेकिन खुश नहीं है ये लोग आपस में, ठीक है, देखिएगा सपोर्ट नहीं करेगा एक दूसरे को। 1539 में एक लड़ाई लड़ेगा, चौसा की लड़ाई, हुमायूं और शेर खान के बीच। और 1540 में इनकी एक लड़ाई होती है कन्नौज की लड़ाई, ये भी हुमायूं और शेर खान के बीच। तो दोनों ही लड़ाई जो है, ये दोनों बोथ द फाइट्स कौन जीतता है, तो शेर शाह जीतता है। और बाद में क्या होगा, ये भागेंगे, कौन, हुमायूं। तो भाग करके कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा इनके भाई वगैरह इनको रहने देंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, बाबर को वित्तीय समस्याएं भी आती हैं, नहीं बाबर बोल रहा हूं, हुमायूं को, और आना तय है, आना लाजमी है। आप मुझे ये बताइए कि इनके पिता हैं बाबर, बाबर ऑलरेडी 4 युद्ध करता है 5 वर्ष के दरमियान। तो जब आप कंसेक्यूटिव वॉर में इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपकी देखिए इकोनॉमी डैमेज हो जाता है, और यही इस बीच हुआ है। और इसलिए जब हुमायूं आएगा तो इनको फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजरना होगा, ठीक है। इसी बीच एक शासक है गुजरात में जिनका नाम है बहादुर शाह। ये बहादुर शाह से भी लड़ाई की स्थिति बन जाती है। इधर ये तो गुजरात में है, बिहार में शेर खान है, बिहार के
जागीरदार हैं शेर खान, ये चैलेंज कर रहे हैं। देखिए कितनी जगह से चैलेंज इनको मिल रहा है और अल्टीमेटली इनको चैलेंज एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा, इनके लिए कोई रास्ता नहीं था, ठीक है ना। फिर ये क्या हो रहा है कि देखिए 1532 ईस्वी में हुमायूं और शेर खान के मध्य एक संधि होता है। सबसे पहले इन्होंने कोशिश की डिप्लोमेसी के जरिए कि हुमायूं क्या करे कि शेर खान को कंट्रोल करे, क्योंकि एक साथ दो दो दुश्मन इनको लग रहा था तो बड़ी भारी पड़ जाएगा। लेकिन बाद में देखिएगा इस ट्रीटी का कोई मतलब नहीं रहा, इधर शेर खान भी और उधर यानी शेर शाह सूरी भी और हुमायूं दोनों ने ही इस ट्रीटी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस इसको तोड़ दिए हैं। बाद में आपको दिखाई देगा। हुआ क्या कि ये जो गुजरात का शासक बहादुर शाह है ये पुर्तगालियों से भी लड़ रहा था। ये देख रहे हैं ना 1498 में आपको आ जाते हैं कौन, पुर्तगाली, वास्को डी गामा। उसके बाद पुर्तगाली लगातार अपने साम्राज्य और अपने राज्य का विस्तार में लग जाते हैं, अपनी कंपनी को बढ़ावा देते हैं। और इसी बीच गुजरात चूंकि तटीय राज्य है, वहाँ भी ये लोग अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस चक्कर में वहाँ के जो शासक हैं बहादुर शाह से उनका संघर्ष होता है। देखिए इंडियंस का एक प्रॉब्लम रहा है, इंडियन जितने भी किंगडम रहे हैं, भारत में जितने भी राजा रहे हैं, इन लोगों ने नेवल आर्मी जो है यानी जो नौसेना है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। बहादुर शाह ऐसे ही उनसे लड़ाई में समुंदर में चले जाते हैं और एक नाव से दूसरे नाव में जाते हुए समंदर में गिर जाते हैं, डूब के मर जाते हैं। तो बहादुर शाह की कहानी तो यूं ही खत्म हो जाती है ना। हुमायूं के लिए हमारा मेन टॉपिक हुमायूं है, तो पुर्तगालियों से इन्वॉल्व रहता है बेचारा, इसलिए ये साइड हो गया। अब बाकी बचा एक बिहार में शेर खान, शेर शाह सूरी, करेक्ट। तब क्या करता है ये, और तब क्या करता है, तो तब ये 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ता है। कन्नौज की लड़ाई भी आता है, चौसा की लड़ाई भी आता है। चौसा बिहार में है याद रखिएगा, और कन्नौज उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं। हार गया, पूरी तरीके से भाग गया। अब ऐसा हारा शेरशाह सूरी, मतलब इस तरीके से हारा है कि बोले अब तुमको यहाँ खदेड़ करके सीधा मध्य एशिया भेज देंगे तुमको। अब अगल बगल में अपने भाइयों का स्टेट जाते थे तो भाई बोलते थे हमारे यहाँ नहीं चलेगा भाई, तुम यहाँ से जाओ, जबकि ये बड़े भाई हैं बेचारे, ठीक है। लेकिन कोई मौका नहीं मिला, भाग गए। और 1540 के आसपास में, 1539 में ये हार गए, है ना। उसके बाद 1540 के आसपास में इन्होंने क्या किया, अपनी एक शादी कर ली है, और इस शादी ईरान भागा था, देख रहे हैं ना, ईरान भाग गया था और यहाँ हमीदा बेगम से शादी कर लिया। और 1542 में अकबर के रूप में इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जो आने वाले वक्त में पूरे भारत में जिनका तूती बोलेगा, देखिएगा, ठीक है। और इसके बाद 1555 में दोबारा अपनी ताकत को संगठित करके दिल्ली आते हैं। हालांकि तब तक यहाँ पे जो सूरी वंश है, शेर शाह सूरी का जो वंश है, वो बेहद ही कमज़ोर हो चुका होता है, ठीक है। तो ये कहानी है, जीत जाते हैं दोबारा 1555 से 56 के लिए यहाँ पे शासक बन जाते हैं। और इसके बाद 1556 में कौन आ जाते हैं, तो इनका बेटा अकबर आ जाता है। और देख सकते हैं आप बहुत कम उम्र में ही अकबर को शासन संभालना पड़ता है। इनका एक मकबरा है हुमायूं का दिल्ली में, है ना, दिल्ली में हुमायूंस टॉम्ब है, मैं गया हूँ, जो हमीदा बेगम ने ही निर्मित मैंने बनाया था। और इन्होंने एक शहर की स्थापना की थी, दीन पनाह नामक एक शहर की भी स्थापना की है। तो ये कहानी है ओवरऑल हुमायूं का, बाबर का बेटा हुमायूं का। तो मुझे लग रहा है सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपकी। हमीदा बेगम से शादी, इनका बेटा अकबर, दिल्ली वापस आया 1555 में, 1540 में चला गया था। ये सारी कहानी आपको आना चाहिए, जानना चाहिए। 1540 से 55 की अगर आप बात करो तो इस बीच सूरी वंश का शासन है, और सूरी में भी कौन, शेर शाह सूरी, है ना। और बाद में 1555 में हुमायूं दोबारा आया था। अब इस बार जो आया है तो देखिए बेचारे का किस्मत खराब, इस बार अगर फिर से सत्ता मिली तो सीढ़ी से गिर के मर गया। अब देखिए हुआ क्या है सो समझिए, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। लोधी वंश में बहलोल लोधी एक शासक हैं, इन्होंने बहुत सारे अफगानियों को दिल्ली सल्तनत के दरबार में आमंत्रित किया, और उन्हीं में से एक अफगानी था शेर खान के पिताजी, और उनको बिहार का जागीरदार बना दिया था, ठीक है ना। और शेर खान का वास्तविक नाम क्या है, फरीद। पानीपत प्रथम में बाबर की सेना में लड़ा था, याद रखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर जो इब्राहिम लोदी के साथ लड़े थे, उसमें
शेर खान स्वयं बाबर के साथ था, बाबर की लड़ाई में उसकी सेना का हिस्सा था, किंतु बाबर शायद नहीं जानता होगा कि आने वाले वक्त में यही व्यक्ति हमारे बच्चे को कहीं का नहीं छोड़ेगा, यानी हुमायूं को कहीं का नहीं छोड़ेगा। 1540 से 45 महज 5 वर्ष के लिए रहते हैं, और ये भी एक दुर्भाग्य है। और इसके बाद दोबारा सूर्यवंश डिक्लाइन पे चला जाता है। जो इंपॉर्टेंस है इनका वो देख लीजिए जरा। तो ये इनके प्रशासन में देखिए, ये वो एक शासक है जो वजीर की नियुक्ति नहीं करते हैं। वजीर की नियुक्ति मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करते, तो मतलब इन्हें शायद ये लगता होगा कि यही वो है जो तख्ता पलट कर सकता है, तो इस पद को मैं किसी को न दूं। दूसरी बात, प्रशासन में हिंदुओं को भी भारी मात्रा में इन्होंने क्या किया, रिक्रूट किया, और इससे ये पता चलता है कि एक सहिष्णु शासक था, एक टॉलरेंट है ना था। इन्होंने एक व्यवस्था लाया, जाबती प्रणाली, जाबती सिस्टम। शेर शाह और टोडरमल, ये वही टोडरमल है जो अभी जाएंगे आगे चल करके आपको अकबर के दरबार में भी मिलेगा। जाबती व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था थी। पहले भूमि को नापा गया, गुणवत्ता वाइज भूमि को विभाजित किया गया, और उसके अनुसार भू राजस्व की दरों को तय कर दिया गया। यह है जाबती प्रणाली, है ना। फिर इन्होंने कृषि ऋण दिया है, जिसको तकावी ऋण कहें, ये भी इनका एक स्पेशलाइजेशन है। ये सब पूछता है ना, किस दिल्ली मध्यकाल में कौन शासक है जो वजीर की नियुक्ति नहीं करता है, प्रशासन के हिंदुओं को भारी मात्रा में रखता है, जाबती व्यवस्था किसने लाया, तकावी ऋण किसने लाया। अच्छा, इसने एक और काम कर दिया क्या, तो सेना को रीऑर्गेनाइज कर दिया, चेहरा और दाग व्यवस्था, ताकि चेहरा सेना में कोई भी घुस जाए ऐसा ना हो, है ना, सब जाना पहचाना रहे। 2-3 चीजें और, ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए इनको जाना जाता है। ये ग्रैंड ट्रंक रोड ईस्ट इंडिया को वेस्ट इंडिया से जोड़ता है। सोनारगांव बांग्लादेश में है, पेशावर पाकिस्तान में। ये कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक थी, अभी यहाँ तक नहीं है लेकिन पहले था। फिर बीच बीच में चूंकि इतना लंबा रास्ता है, चलने में लोग थक जाएंगे, सराय का निर्माण किया। सराय जस्ट लाइक गेस्ट हाउस, बीच बीच में गेस्ट हाउसेस बना दिया गया। इन्होंने पोस्टल सर्विस को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया। और जो बड़ी बात है, देखिए जब इनके टाइम में होता क्या है, जब रोड्स बन रहे हैं तो इससे क्या होगा, देखिए समझिए, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हो, है ना, तो क्या होगा कि आपका ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। और जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने लगेगा ना, तो ये जो बार्टर सिस्टम है ना, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये काफ़ी नहीं होगा। और तब इसकी जगह पे क्या होगा, एक मुद्रा, एक करेंसी को इंट्रोड्यूस करना होगा, अगर शासक तेज तर्रार है तो। और इन्होंने किया भी है। शेर शाह सूरी ने एक तय कर दिया गया कि इतना वजन को ही 1 रुपया बोलेंगे, सिल्वर का, है ना, निर्धारित कर दिया गया। इनका मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। तो याद रखिएगा कि ये है कहानी पूरी तरह से जो आपने देखा, शेर शाह सूरी की कहानी है, ठीक है, करेक्ट।